तो आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकली देखना कि मुस्लिम्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे रहा है। और इसमें हम लोग मिडीवल और कॉलोनियल इंडिया को बेसिकली देखेंगे। सो मोस्टली ये एक समरी है, इट्स अ ब्रॉड समरी कि क्या सिचुएशन रही है, किस हिसाब से रही है। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन इन डिटेल, मैं आपको रेकमेंड करूँगा उमर खालिदी की एक बहुत ही अच्छी बुक, इन मुस्लिम्स इन द इंडियन इकोनॉमी। और ये बुक जो है ये काफ़ी पहले आई थी, ये प्री स्ट्रक्चर रिपोर्ट, आई थिंक सो, ये प्री स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट बुक है। उमर खालिदी जो है वो एक्चुअली एक इंडिया के एक स्कॉलर थे, रिसर्चर थे, आई थिंक। मुझे नहीं पता इनके पास डॉक्टरेट थी कि नहीं थी, बट ही वॉज अ स्टाफ मेंबर एट मैसाचुसेट्स एट एमआईटी। और अब तो इनका इंतकाल हो चुका है। इन्होंने कई और भी बुक्स लिखी हैं जिसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसे कि खाकी एंड एथनिक वायलेंस इन इंडिया। सो ये जो मेरा भी जो पार्ट है जो प्रेजेंटेशन का, वो मोस्टली इसी बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हुए ये जो मैप है ये बता रहा है कि उमैयद जो खिलाफत जो थी, स्पेशली अपने पीक पार्ट में, वो कहाँ तक फॉल चुकी थी। मिडिल ईस्ट में अरेबियन पनिनसुला से स्टार्ट करके नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन से लेकर सिंध तक अराउंड 750 कॉमन एरा पहुंच चुकी थी। बट उसके बाद ये जो अरब के थ्रू जो जो इस्लाम जो फैल रहा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उसकी उतनी एंट्री नहीं हो पाई। उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो एंट्री करी इस्लाम ने, वो मोस्टली थ्रू टर्किश पर्शियनाइज्ड टर्क्स कह सकते हैं अपन, उनके थ्रू। तो ये जो है ये तुगलक डिनेस्टी की मैप है, अराउंड लेट 14th सेंचुरी तक का। तो ये है। उसके बाद मुगल जो सल्तनत जो रही है वो बाबर के टाइम से फिर लेकर फिर अकबर तक, और फिर उसके बाद औरंगजेब ने डेक्कन जो था वो फतेह कर लिया था। तो इट इट वाज अ वेरी वेरी बिग रूल, और बहुत ही बड़ा एक एरिया जो था वो टेक्निकली देखा जाए टेक्निकली मुस्लिम्स के अंडर था। तो ये जो एक सवाल है वो बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हुआ कि जो मुस्लिम्स जो थे इतने टाइम तक यहाँ पे रूल करके फिर आज की डेट में उनकी इतनी बुरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई। तो उसको समझने के लिए ये जो देखना है वो बहुत ज़्यादा, इस फैक्टर को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुस्लिम जो रूल जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको हम मोर एक्यूरेटली हम लोग यू नो टर्को पर्शियन रूल करें कहेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो ये जो टर्किश पर्शियनाइज टर्क्स का जो ये रूल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको मुस्लिम रूल से कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसकी जो बुनियाद जो थी, जो इस्टेब्लिशमेंट इसका जो हुआ था, वो एज अ मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी का हुआ था। मतलब एक फैमिली कह सकते हैं आप, कुछ नोबल ब्लडेड फैमिलीज थी जो मोस्टली मिलिटरी देखती थी, और उनकी कैपेबिलिटीज भी मिलिट्री होती थी। और वो लोग आपस में बेसिकली रूल करते थे। तो अगर मुस्लिम्स को अगर हम लोग क्लासेस में अगर डिवाइड करना चाहेंगे इस मिडीवल पीरियड में, तो और कुछ हद तक कॉलोनियल पीरियड में भी, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में एक अलग क्लासेस जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी। तो इस मिडीवल पीरियड में मुस्लिम्स की तीन क्लासेस थी, ब्रॉड क्लासेस थी। सबसे पहली तो अपनी ये एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी थी। नोबिलिटी में जो रिलीजियस जो क्लासेस जो थी, वो भी जैसे कि उलमा हो गए और जो फ़कीह हो गए, वो हो गए। उसके बाद नोबिलिटी में कुछ हद तक अपन लोग वो भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग आर्ट एंड कल्चर वाले जो लोग थे वो भी कुछ हद तक इसमें आ गए। बट मोस्टली एरिस्टोक्रेसी, एक रूलिंग एलीट फैमिली जो जो आपस में मिलकर और आपस में डिसाइड कर करके जो थी वो रूल करते थे। और इनका मोस्टली जो काम था वो मिलिट्री काम था, मतलब इनका जो डोमेन जो था
इनकी जो एक्चुअल जो पावर जो ये एग्जीक्यूट करते थे वो मिलिट्री पावर एग्जीक्यूट करते थे, और कुछ हद तक इंटेलिजेंसिया वाला काम, इंटेलिजेंसिया वाला, जैसे कि वो इंटेलिजेंसिया वाला भी मोस्टली रिलीजियस। उसके और ये एक बहुत ही कम क्लास थी, बहुत ही पतली क्लास थी ये, मतलब बहुत ही कम लोग मुस्लिम्स ऐसे थे जो एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी में आते थे। और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, वाकई में ये लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, इन लोगों के पास पैसा, एक्सेस, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अलावा दूसरी जो मुस्लिम्स की जो क्लास थी, जो बहुत बड़ी क्लास थी, वो थी आर्टिजन्स की क्लास, यानी हमारे जो जो कारीगर जो होते थे उन लोग की क्लास। उसके बाद तीसरी जो क्लास थी, जो भी बहुत बड़ी, जो बल्क ऑफ मुस्लिम्स जो थे जिसमें, वो थे कल्टीवेटर्स, यानी जो एग्रीकल्चरल, जो खेती किसानी करते थे, जो किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर उसमें जो है वो जुड़े हुए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इसमें प्रोफेशनल्स जो थे, यानी कि जो फाइनेंसेस, अकाउंटिंग और जो अलग अलग टाइप की जो चीज़ें देखते थे, उसमें मुस्लिम्स का कोई काम नहीं था, मुस्लिम्स की उसमें प्रेजेंस भी नहीं थी। एक्सेप्ट अगर आप कहेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, यानी तिब में जो यूनानी जो मेडिसिन थी, उसमें मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस थी, लेकिन उसके अलावा कोई प्रोफेशनल प्रेजेंस नहीं थी। जो प्रोफेशनल्स जो थे, जो लोग और जो लोग ब्यूरोक्रेसी में जो थे, जो लोग मेंटेन करते थे, जो मोस्टली जो जमींदार थे, वो मोस्टली नॉन मुस्लिम थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको दिमाग में रखना चाहिए व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अपने इंडियन मुस्लिम्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। अच्छा, उसमें एक और फैक्टर ये भी होता है कि कन्वर्जन वाला डिस्कशन जो है वो निकल कर आता है, क्योंकि अब इस्लाम जो फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है। एक तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि जो अ, अब कई थ्योरीज हैं। एक तो थ्योरी है कि कन्वर्जन बाय स्वॉर्ड, कि मतलब फोर्स कन्वर्जन हुए, और इस्लामोफोब्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं हर जगह। बट ये एकेडमिक सर्कल्स में ये जो थ्योरी है इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। उसके बाद एक ये भी है कि कन्वर्जन बाय रिवॉर्ड्स, कि कुछ पैसा देके कन्वर्ट किया गया हो। और एक ये है कि सोशल इमेंसिपेशन, क्योंकि इंडिया का कास्ट स्ट्रक्चर था, और कुछ जो सोशल कैटेगरीज थी जिनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, कुचला जाता था, तो उन्होंने अपने आप को इससे बाहर निकालने के लिए इस्लाम जो है वो धर्म जो है वो अपनाया। और क्योंकि ये जो कैटेगरीज थी ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीब थी, ये ऑलरेडी खेती किसानी में लगे हुए थे, इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो इसीलिए ये लोग इस इंडियन जो बल्क है, जो इंडियन मुस्लिम्स का वो जो है वो गरीब है और वो पिछड़ा हुआ है। तो आपको एक मैं बहुत ही अच्छा एक ऐसे रेकमेंड करना चाहूँगा रिचर्ड ईटन का। लेट 1970s में लिखा था शायद उसने वो ऐसे, एन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम इन इंडिया, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उसमें वो आर्ग्यू कर रहा है, एक्चुअली थ्योरीज जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं, कुल मिला के 7 होती हैं थ्योरीज। लेकिन उसमें ये रिचर्ड ईटन जो एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है इंडियन मुस्लिम्स का एंड इस्लाम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो आर्ग्यू करता है कि क्यों ये जो सारी जो थ्योरीज हैं ये जो हैं ये होल्ड नहीं करती हैं। उसके बाद वो एक अपनी थ्योरी देता है जिसको काफ़ी एकेडमिक एक्सेप्टेंस मिली है। So these theories cannot be considered to be very very valid, especially in the Indian context. हो सकता है कि थ्योरी कुछ एरियाज में दुनिया के जहाँ पे जो है वो हुई हो। जैसे कि एक जो आर्ग्यूमेंट जो रिचर्ड ईटन देता है वो ये देता है कि अगर आप मुस्लिम रूल इन इंडिया को आप देखोगे, तो उसकी जो बल्क है वो ये वाला प्लाटो रह चुका है, जो अभी जो हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वो है। चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मुगल रूल हो, दिस इज द हार्टलैंड। लेकिन अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन को देखेंगे, तो वो फ्रिंजेस में मुस्लिम, अगर हम लोग कहेंगे कि ये जो टर्किश पर्शियन जो रूल था इंडिया में, उसकी पेरिफेरीज में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो ऐसे कैसे, अगर क्योंकि अगर फोर्स कन्वर्जन अगर हो रहे होते हैं, तो जो जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी है वहां पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्यों कि जहाँ पे अथॉरिटी जो थी कम थी, क्योंकि वो नो आपकी बॉर्डर्स पर थे वो रीजन्स, वहाँ पे बहुत इस्लाम फैला है। और ऑफ कोर्स ये जो ग्राफ है आई थिंक ये 1978 का है,
सो इट्स पोस्ट पार्टीशन। सो काफ़ी माइग्रेशन जो है इन एरिया से हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इतना हाई है। लेकिन तो भी ये हमेशा से ये सिंध और जो बंगाल, सिंध पंजाब और जो बंगाल वाले जो रीजन है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा से ज़्यादा ही रही है इवन प्री पार्टीशन। तो ये इसकी वजह से ये जो कन्वर्जन बाय द सॉर्ड जो थ्योरी है वो होल्ड नहीं करती है। रिचर्ड ईटन जो है वो एक अपनी थ्योरी देता है, एंड ही डिराइव्स दिस थ्योरी फ्रॉम डिफरेंट प्रीवियस स्कॉलरशिप्स दैट हैव बीन डन, नॉट रियली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। लेकिन वो ये थ्योरी दे रहा है कि ये ग्रेजुअल अपने आप एक ऑर्गेनिक वे में इस्लाम जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला है, और उसके दो बेसिस वो आर्ग्यू करता है, उसके दो फेजेस, उसके दो प्रोसेसेस वो आर्ग्यू करता है। एक है एक्रेशन, यानी कि एक इंसान है, वो अभी उसका एक कॉस्मोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसके दिमाग में, खुदा, इबादत, इन सब चीज़ों का एक फ्रेमवर्क है उसके दिमाग में। उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ नई चीज़ों को इंपोर्ट कर ले रहा है अपने एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में, अपनी एग्जिस्टिंग थॉट में। और वो जो नई जो चीज़ें जो थी उसमें सूफिया का रोल है। रिचर्ड ईटन जैसा जो है वो आर्ग्यू कर रहा है कि सूफिया से सबसे पहले इंस्पायर होना, उनकी लाइफ देखना, उनकी टीचिंग्स को देखना और समझना, तो धीरे धीरे इंसान के अंदर वो इम्बाइब कर लेता है इंसान अपने अंदर। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म मूवमेंट काइंड ऑफ स्टार्ट होता है। और वो रिचर्ड ईटन इसको ट्रेस करता है कब कब अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ रिफॉर्म मूवमेंट, इन द सेंस कि अब ये जो इंसान का, ये जो इंसान ने ये चीज़ों को अपनाया है, वो उसने ग्रेजुअली अपनाया, कुछ सोच समझ के नहीं अपनाया। और इंसान की जो आइडेंटिटीज हैं वो एक रिजिड बॉक्सेस में नहीं थी वैसे भी उस टाइम में, कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो होता क्या है कि जो लोग, जो बाद में आने वाली जो नस्ल है, वो देखती है एग्जिस्टिंग लोगों को, उनके बिलीफ्स को, उनके आइडियाज को, तो वो ये सोचने लगती है कि ये जो है ये पॉल्यूशन है, ये जो नॉन इस्लामिक जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, तो या फिर नॉन हिंदू चीज़ें, तो वो रिवाइव करने की कोशिश करती है और अपने जो बिलीफ्स है उनको प्योरीफाई करने की कोशिश करती है कि हम और ज़्यादा इस्लामिक हों। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, फिर एक काइंड ऑफ रिफॉर्म होने लगता है, और एक बहुत ही स्लो और ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है इस्लाम की इन इंडिया में। तो ये जो है रिचर्ड ईटन बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ग्यू करता है, और इसको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल जो होते हैं मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस से रिलेटेड, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को ज़रूर टच करते हैं कि यहाँ पे इस्लाम जो है वो फैला कैसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि ये जो है ये गरीब तबका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो मोस्टली यहाँ पे जो है कन्वर्ट हुआ है, जिसने अपना रिलीजन जो है चेंज किया। तो इसमें रिचर्ड ईटन बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी करता है, इनमें काजियों का रोल, सूफियों का रोल, और जो जो लिटरेसी जो थी, अ, जिस जो जो इस्लामिक ट्रेडिशन की जो एक लिटरेसी परसीव करी जाती थी, उसका क्या रोल था, तो वो आप पेपर में पढ़ सकते हैं। फाइनली ये तो मिडीवल इंडिया था। अब हम लोग आते हैं ब्रिटिश रूल में। अब ब्रिटिश रूल में आते हुए चीज़ें जो हैं वो थोड़ा का थोड़ा चेंज होने लगती हैं, एंड थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती हैं, एंड मुस्लिम्स के लिए चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा डाउन जाने लगती हैं। तो उसके कई रीजंस थे। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज में जो था, जो जो चेंज, वो 1835 में स्टार्ट हो गया था। इंग्लिश ने इंग्लिश जो थी वो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज जो बना दी गई थी, और उस ज़माने में लैंग्वेज वाज अ वेरी बिग वे टू गेट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको दो तीन अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू होती थी आपकी। तो जो थोड़े बहुत जो मुस्लिम्स जो थे ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में और अलग अलग टाइप की चीज़ों में, वो जो थे वो साइड लाइन होने लग गए थे। मुस्लिम उलमा जो थे, जो काजी जो थे, जिनका लॉ वगैरह में, लॉ मेकिंग वगैरह में काम था, उनको कम्प्लीटली हटा के एक ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और कुछ टाइम तक इन उलमा को वापस हायर भी किया गया, बट धीरे धीरे जो चीज़ें जो थी जो अपने आप जो होंगी, अब क्योंकि एक ब्रिटिशर्स जो थे वो एक अलग ही कल्चर और अलग ही ट्रेडिशन से आ रहे थे, तो उन्होंने जैसे किया, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और
1857 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन कॉलोनियल इंडिया का कहा जाता है 1857 काफी हद तक एक टर्निंग पॉइंट है। 1857 में हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों साथ इकट्ठा होकर बहादुर शाह जफर जो जो लास्ट मुगल जो किंग थे उनको अपना किंग बोलते हुए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल किया, जो हमारे लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। लेकिन उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नतीजा निकलता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नतीजा निकलता है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टाइम। ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुस्लिम्स को पर्टिकुलरली 1857 की जो म्यूटनी जो हुई थी, जो इंडिपेंडेंस की वॉर हुई थी, उसका रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। और उसके बाद मैं भूल रहा हूँ उस फेमस ब्रिटिशर का नाम जिसने वो बुक लिखी थी, इंडियन मुसलमान्स आर दे बाउंड टू रिबेल अगेंस्ट द क्वीन, जिसका सर सैयद अहमद खान ने रिप्लाई देने की कोशिश करी थी। तो ये जो एक परसेप्शन जो था 1857 के बाद, उसके बाद एक डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स कई दशकों तक मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो थी वो प्रैक्टिस करी गई थी। और धीरे धीरे इनको साइड लाइन किया गया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है बैकवर्डनेस का। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन जो है वो औकाफ से रिलेटेड है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड है। तो अब जिस हिसाब से मुस्लिम सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड जैसे भी वो ऑपरेट करती थी, तो वक्फ प्रॉपर्टीज का उसमें बहुत ही सेंट्रल रोल था। वक्फ जो जो सिस्टम जो थे, जो हमारे जो औकाफ जो थे, उनका मेन काम था जो एक तरीके से सोसाइटी में जो अफर्मेटिव एक्शंस जो लिए जाते हैं वो लेना। तो वो जो पैसा, क्योंकि औकाफ जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, यानी कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। तो उससे जो रेवेन्यूज जो जनरेट होते थे, जो पैसा जनरेट होता था, वो सोसाइटी में यूज किया जाता था। और इन औकाफ का बहुत ही क्रूशियल रोल था विद इन मुस्लिम सोसाइटीज। जैसे कि सबसे बड़ा इनका जो रोल था वो था एजुकेशन से रिलेटेड, मदरसाज और स्कूल चलाना। और उसके अलावा इन लोग का बहुत बड़ा रोल था चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को रन करना। उसके बाद ऑर्फनेजेस चलाना, जितने भी ऑर्फन्स थे। उसके बाद औरतों को सपोर्ट करना जो जिनके पास खुद को सस्टेन करने के लिए कुछ वो नहीं होता था। तो ये जो औकाफ जो थे, ये कुछ हद तक देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी की, जो कॉमन मुस्लिम जो थे, उनकी बैकबोन थे। अब 1793 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनली, उसको कई दशक हो चुके हैं अभी बंगाल को जीते हुए, तो वो ये रियलाइज कर रही है कि उसको उतना रेवेन्यू नहीं निकल पा रहा है मतलब जो बंगाल से और अलग अलग जो प्रोविंसेस जो थे उनके कब्जे में। तो उसको उन्होंने उस रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कई पॉलिसीज अपनाई। उनमें से एक जो पॉलिसीज थी वो थी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 की, जिसके थ्रू उन्होंने फिक्स करने की कोशिश करी कि हमको इतने इतना लगान चाहिए ही चाहिए। एक और एस्पेक्ट ये था इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का कि ब्रिटिशर्स जो थे वो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे थे जमीनों का। अब होता क्या था कि उस जमाने में, उससे पहले जो था, प्राइवेट प्रॉपर्टी उतना कॉमन कंसेप्ट नहीं था। जमीन जो होती थी वो बादशाह की होती थी। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड उतना कॉमन नहीं था। तो जो भी इंसान जो है, जो भी खेती किसानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको टैक्स देना पड़ता था, उसको अपने जो वो जो थे बादशाह वगैरह। ब्रिटिशर्स ने ये किया कि हम इसको एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग इसको वो करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे कि लोग जो हैं बिजनेस के तौर पर जमीन को लें। अब लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई मुस्लिम्स के लिए स्पेशली, कि बहुत सारे जो औकाफ थे उनके उसका कोई ओनर नहीं होता था, उसका एक ट्रस्टी बोर्ड होता था। अभी भी जैसे कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, उसका एक बोर्ड होता है जो उसकी वर्किंग जो है मैनेज करता था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, उन औकाफ को प्राइवेट प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करना स्टार्ट किया। जैसे कि मुतवल्ली जो था जब मर जाता था, तो उसको ये लोग इनहेरिटेंस के नाम पर उन औकाफ को जो है वो डिवाइड कर देते थे। बहुत सारे औकाफ ऐसे थे कि जो उसका मुतवल्ली होता था उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिए जाते थे। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है वो, तो उसमें आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, उसका रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। अब क्योंकि औकाफ जो थे उनको इनहेरिट किया जा रहा था, तो अब जो एक बोर्ड एक औकाफ प्रॉपर्टी को देख रहा है, अब वो उसकी पूरी फैमिली में डिवाइड हो गया है, तो प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड हो गई है।
अब वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर सकती। तो इसके थ्रू जो है बहुत सारे औकाफ जो है वो बंद हो गए, लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस जो है, ये जो ब्रिटिशर्स ने जो स्टार्ट किया, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके कई अलग अलग फेजेस भी निकल कर आए, और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ ऑन द लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज़, स्पेशली जो मुस्लिम जो स्कॉलरली क्लास थी, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली औकाफ पर डिपेंड होते थे। तो इस पॉइंट के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह किसी और सीरीज में, जिसमें मैं वक्फ प्रॉपर्टीज पे स्पेसिफिकली जो है फोकस करूंगा। उसके बाद ये जो मुस्लिम बैकवर्डनेस वाला जो क्वेश्चन है, वो ज़्यादा 1920 से पहले ज़्यादा उठा नहीं। हालांकि मुस्लिम लीग ने फिर बाद में इसको उठाना स्टार्ट किया। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उठाया नहीं, वैसे देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान ने भी इससे रिलेटेड काफ़ी काम किया। यानी 1900 से ये जो क्वेश्चन जो था मुस्लिम की बैकवर्डनेस का, ये काफ़ी प्रोमिनेंट होने लग गया था। और जो मोडीमैन, अब इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, मोडीमैन कमीशन जो भी था ये 1924 का, जिसमें जिन्ना को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जिस कमीशन से, वो भी बना, लेकिन कुछ खास उसका उसका मेन काम जो था वो तो खैर दूसरा काम था। वो इंडिया की जो स्वराज वाली जो डिमांड थी, उनके कंटेक्स्ट में ये कमीशन बनाया गया था। बट उसका एक एस्पेक्ट ये भी था कि किस हद तक मुस्लिम्स को जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन है ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में और इस टाइप की आर्मी में और इस टाइप की चीज़ों में। तो कुछ हद तक उस सवाल को 1924 में भी एड्रेस किया गया था। तो ये जो मैंने अभी आपको एक बताया, ये एक समरी थी प्री इंडिपेंडेंस की, मिडीवल और कॉलोनियल इंडिया में मुस्लिम्स के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की। इसको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अच्छी एक कई उन्होंने तो खैर कई नज़में लिखी हैं, तो आप पढ़ भी सकते हैं उनको, लेकिन उन्होंने एक उनकी एक छोटी सी शेर से मैं एंड करता हूँ इस सेशन को। इसमें वो ये कहते हैं: ना अहले हुकूमत के हमराज हैं हम, ना दरबारियों में सरफराज हैं हम, ना इल्मों में शायान इज्जत हैं हम, ना सनत में हिरफत में मुमताज हैं हम, ना रखते हैं कुछ मंजिलात नौकरी में, ना हिस्सा हमारा सौदागरी में। तो ये जो सेंटिमेंट था, ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो मुस्लिम्स की जो प्रोफेशनल जो क्लास थी, उसके अंदर ये सेंटिमेंट जो है 19 प्री इंडिपेंडेंस जो है वो सेटल हो गया था, अबाउट द बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। और अब आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली इस क्वेश्चन को कैसे देखा गया इंडिया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अबाउट द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया।